हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वो कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स करते हैं, जिन्हें अगर हम अवॉइड करें तो हार्ट फेलियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाए। यानी आज का टॉपिक है द कॉमन मिस्टेक्स विच पीपल विथ हार्ट फेलियर डू। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें छोटी छोटी बातों पर हम डिस्कस करेंगे जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, इसलिए इसे एंड तक देखें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला और ऑब्वियस मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है दवाइयों को मिक्स करना बंद करना या अपने हिसाब से डोजिंग रेजिमेंट्स को चेंज करना। ये काफ़ी कॉमन है क्योंकि जब पेशेंट हार्ट फेलियर लेके डॉक्टर के पास सबसे पहले आता है तब उससे सांस फूलने का प्रॉब्लम, घबराहट, बेचैनी, ये सारे सिम्टम्स हो रहे होते हैं। जैसे जैसे डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करता है पेशेंट को ठीक लगने लगता है, पेशेंट की सांस फूलने का प्रॉब्लम और जो कॉमन सिम्टम्स हो रहे थे वो चले जाते हैं। ट्रीटमेंट कुछ दिनों कुछ महीनों चल जाए तो अपने आप ही सिम्टम्स ज़्यादातर चले जाते हैं। लेकिन सिम्टम्स चले जाने का मतलब ये नहीं है कि बीमारी चली गई। सिम्टम्स चले जाने का मतलब है कि बीमारी के लक्षण चले गए हैं, बीमारी अभी भी वही है, थोड़ा बहुत उसमें सुधार आ गया हो, ऐसा हो सकता है। अलग अलग पेशेंट में सुधार अलग अलग लेवल्स पे आ सकता है। किसी में पम्प फंक्शन काफ़ी अच्छा सुधार हो जाए, किसी में बिल्कुल सुधार ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन सिम्टम्स चले जाने से अगर आप दवाइयों को बंद कर दोगे तो बीमारी के वापस बिगड़ने का या वापस रिलैप्स होने का चांस बढ़ जाता है। ये सारी दवाइयाँ बीमारी को कंट्रोल कर सकती है, कुछ हद तक क्योर कर सकती है, लेकिन पूरी तरह क्योर कर पाना हर केस में पॉसिबल नहीं होता है। यदि दवाइयों को अगर आप बंद या मिस या डोज एडजस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो वो भी बहुत स्लोली ग्रेजुअली होना चाहिए। डॉक्टर से पूछ के, अपनी इको पैरामीटर्स को देख के, ओवरऑल कंडीशंस, ओवरऑल सिम्टम्स, सब चीज़ों को देख के डिसाइड करके उसके हिसाब से होना चाहिए। यदि इरेटिकली अपने हिसाब से हम दवाइयों को बंद या एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे तो गलतियां होने का चांस ज़्यादा रहेगा, प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहेगा और बीमारी के वापस बिगड़ने का चांस ज़्यादा रहेगा। और नेक्स्ट टाइम बिगड़ने के बाद वो वापस से सुधर पाएगी या नहीं सुधर पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कई पेशेंट्स ऐसे हमने देखे हैं जो कॉस्ट के इश्यूज़ की वजह से या कुछ और कारण की वजह से दवाइयों को बंद करके बैठ जाते हैं और बाद में बीमारी को ज़्यादा बिगड़े हुए हालत में लेके आते हैं। अगली बार भी काफ़ी पेशेंट में इंप्रूवमेंट आ जाता है दवाइयाँ देने से, कुछ में नहीं भी आता है। तो ये गलती काफ़ी कॉमनली लोग करते हैं कि अपने हिसाब से दवाइयों को जैसे उनको ठीक लगने लगता है वो बंद करने की या कम करने की कोशिश करते हैं बिना डॉक्टर की सलाह लिए। अगली कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करना। कई बार लोग क्या है, थोड़ा ठीक लगने लगता है उनको तो वो इग्नोर करने लगते हैं कि यार थोड़ा बहुत सांस तो फूलेगा, थोड़ा बहुत कमजोरी तो लगेगी, थोड़ा बहुत पाँव में सूजन आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पेट फूल रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत वजन बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं। थोड़े बहुत कॉमन सिम्टम्स को अगर लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब कई बार सिम्टम्स ज़्यादा बुरी हालत में पहुंच चुके होते हैं, कंडीशन ज़्यादा बुरी हालत में पहुंच चुकी होती है, पम्प फंक्शन ज़्यादा बुरी हालत में पहुंच चुका होता है और वहाँ से उसको वापस से सुधारना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए कई बार आप अगर छोटी मोटी सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं या लाइटली लेते हैं या उस पर जो अप्रोप्रिएट कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं तो ये एक बड़ा मिस्टेक हो जाता है और अक्सर ऐसे केसेस में आप जल्दी ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। किसी भी बीमारी को सही तरह से ट्रीट करने के लिए सबसे बड़ा रूल यही है कि बीमारी जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी डिटेक्ट हो जाए और अपने एडवांस स्टेज पर ना पहुंचे। यदि एडवांस स्टेज पर पहुंचने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास भी ऑप्शंस कम होते हैं, ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स पैटर्न भी अच्छा नहीं होता है और तब तक कई बार पेशेंट की कंडीशन इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है कि संभालना भी कभी कभी मुश्किल पड़ता है। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि छोटे मोटे सिम्टम्स और छोटे मोटे साइंस को इग्नोर ना करें और जब कभी भी कोई प्रॉब्लम लिखती है या मिलती है जिसका आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, मान लीजिए सांस क्यों फूल रही है, घबराहट क्यों हो रही है, बेचैनी क्यों हो रही है, पाँव में सूजन क्यों आ रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को मिलिए और उनको डिसाइड करने दीजिए कि हार्ट फेलियर है या नहीं, ताकि वो सही तरह से आपको जज कर सके, आपकी अप्रोप्रिएट जाँचें करवा सके और ज़रूरत पड़े तो सही ट्रीटमेंट कर सके। इसके अलावा कई लोग का एक और प्रॉब्लम ये रहता है कि वो सिम्टम्स को ठीक होने के बाद मॉनिटरिंग करना बंद कर देते हैं। ना वो शुगर को मॉनिटरिंग करते हैं, ना वो वेट को मॉनिटरिंग करते हैं, ना सिम्टम्स को मॉनिटरिंग करते हैं, ना ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। लोगों को लगता है बीमारी ठीक हो गई, प्रॉब्लम खत्म हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अब सब काम बंद कर दो। ऐसा यूजली नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप विजिलेंट कम रहते हैं या मॉनिटरिंग करना बंद कर देते हैं तो बीमारी के वापस बिगड़ने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको रेगुलरली ऑन द टोज रहना पड़ेगा क्योंकि ये बीमारी जानलेवा है। ये बीमारी कोई सिंपल खांसी बुखार जुकाम जैसी बीमारी नहीं है, ये जानलेवा बीमारी है जिसका सही तरह से सही ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसा भी किया जा सकता है।
लेकिन अगर इसमें लापरवाही की जाएगी तो फिर उसके बाद बीमारी के बिगड़ने का अंदेशा रहता है। तो सिम्टम्स ठीक होने के बावजूद भी आपको अपनी जांच या अपना विजिलेंस या अपनी मॉनिटरिंग प्रॉपर मेंटेन करना है। अपने सिम्टम्स को, अपने साइंस को, वेट को, पैरामीटर्स को, बीपी को, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को, सबको रेगुलर जांच कराते रहना है, ताकि अगर बीमारी वापस से बिगड़ना चालू हो तो आप उसको तुरंत डिटेक्ट कर सके, जल्दी ट्रीट कर सके। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है नमक पर ध्यान नहीं देना। लोग को ऐसा लगता है हार्ट फेलियर है, हमने दवा ले ली, बस काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिम्टम्स जो आ रहे हैं डॉक्टर अपने आप से दवाई दे रहे हैं। नमक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमक या सोडियम जो है हमारे बॉडी में पानी को रिटेन करता है। जितना ज़्यादा आप नमक लेंगे उतना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उतना बॉडी में पानी ज़्यादा भरेगा, और हार्ट फेलियर में उस नमक को निकालने के लिए एक्स्ट्रा डॉक्टर को दवाई देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा दवाई देनी पड़ेगी। तो सिम्टम्स ज़्यादा होंगे, प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे, आपको ही बाद में ज़्यादा तकलीफ आएगी। तो इसलिए नमक का विशेष रूप से ध्यान रखना ज़रूरी है। खाने पीने में नमक कम रखना है। जितना ज़्यादा सीवियर हार्ट फेलियर है उतना ज़्यादा नमक का रिस्ट्रिक्शन रखना ज़रूरी है। हर पेशेंट जिसको हार्ट फेलियर है वो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करे कि भाई मुझे कितना नमक लिया जा सकता है, कितना नमक अलाउड है, उस हिसाब से अपने डिसीजन को ले। और डॉक्टर अगर बोलता है आप नॉर्मल नमक खा सकते तो खाइए, अगर बोलता है कि कम नमक रखना है तो कम, अगर रखता है कि बहुत कम रखना है आपको नमक, तो फिर खाने पीने के अलावा आपको सब्जियों में और जो बाकी सब चीज़ों में नमक डाल के उस पर भी कटौती करनी पड़ेगी। तो कितना ज़्यादा सीवियर हार्ट फेलियर है, कितना ज़्यादा आपको सिम्टम्स है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आप कितना नमक ले सकते हो। तो ये भूल मत करिए कि नमक को लेने के पैरामीटर्स को इग्नोर करें और अपने हिसाब से कभी कम कभी ज़्यादा नमक मेंटेन करते रहें, जिससे डॉक्टर को बाद में दवाइयाँ एडजस्ट करने में दिक्कत आई। इसी तरह से लोग फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस का भी ध्यान नहीं रखते हैं। लोग कितना पानी लेना है उस पर भी मेंटेन नहीं करते हैं। अब मान लीजिए डॉक्टर आपको एक तरह से हार्ट फेलियर के लिए पेशाब बढ़ाने की दवा दे रहा है और आप 3-4 लीटर पानी पी रहे हो, क्योंकि किसी और डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि पानी पीने से शरीर शुद्ध होता है, डिटॉक्सिफाई होता है, या किडनी वाले डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि पानी ज़्यादा पीना है। तो आप बिना हार्ट वाले डॉक्टर को पूछे अगर बहुत ज़्यादा पानी लेंगे तो वो एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए एक्स्ट्रा दवाई देनी पड़ेगी, जो कि बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो नमक के साथ आपको पानी का रिस्ट्रिक्शन रखना ज़रूरी है। ये अलग अलग पेशेंट में अलग अलग लेवल का होता है। जितना ज़्यादा सीवियर हार्ट फेलियर होता है उतना ज़्यादा सीवियर आपका फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होता है। अगर अग्रेसिव हार्ट फेलियर आपका है, बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में हार्ट फेलियर है, तो आपको पानी 1 लीटर से भी कम रखना पड़ता है, जिसमें चाय, कॉफ़ी, दूध, छाछ सब कुछ मिला के 1 लीटर से कम रखना पड़ता है। और यदि आपका हार्ट फेलियर बहुत माइल्ड स्टेज का है, आपको 45-50% से ऊपर पंप फंक्शन है और कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो फिर आप आपका फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन को बहुत माइनर भी रखोगे तो भी चलेगा और नॉर्मल पानी भी पियोगे तो भी चलेगा। पर हर व्यक्ति का फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन अलग होता है। बीमारी के अलग अलग टाइम पे सेम व्यक्ति का भी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन अलग अलग हो सकता है। जब उस व्यक्ति को सांस ज़्यादा फूले तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, जब सांस कम फूलेगी तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कम स्ट्रिक्ट होगा। तो ये सब चीज़ों को केस टू केस बेसिस पे डिसाइड और मैनेज करना पड़ता है, जिसके लिए आपको आपके शरीर का पंप फंक्शन कैसा है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन का पैटर्न कैसा है, दवाओं का रिस्पॉन्स कैसा है, ये सारी चीज़ें प्लान और मैनेज करवानी पड़ेगी, जिससे कि आप अपना फ्लूइड मैनेजमेंट प्रॉपरली कर सकें। फ्लूइड मैनेजमेंट से रिलेटेड हार्ट फेलियर में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोज़ किया है, आप हमारे चैनल पर वो देख सकते हैं। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि फॉलोअप में जाना बंद कर देते हैं। जब उनको लगता है कि भाई अब मेरी कंडीशन ठीक हो गई, अब मेरा हार्ट फेलियर ठीक हो गया, अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाना, उसको 400-500 रुपये जो हर फॉलोअप का वो चार्ज लेता है वो क्यों वेस्ट करना। तो इसलिए लोग जाना बंद कर देते हैं और फिर अगली बार वो डॉक्टर के पास तब आते हैं कई सालों के बाद, जब कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी होती है और फिर उसके बाद संभालना मुश्किल पड़ता है, और कई बार पेशेंट इस दौरान कई पेशेंट की जान भी चली जाती है। तो ये चीज़ों में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भले आपको ठीक भी लग रहा है, आप एटलीस्ट 3 महीने से 6 महीने में एक बार एटलीस्ट आपके डॉक्टर को दिखाते रहिए, इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो करवाते रहिए, इको स्कैनिंग वगैरह करवाते रहिए, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसे अर्ली डिटेक्ट किया जा सके, मिस आउट ना हो जाए। क्योंकि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स ज़्यादातर उनको लाइफ टाइम मॉनिटरिंग लगती है, ज़्यादातर पेशेंट को लाइफ टाइम दवाएं लगती है, ज़्यादातर पेशेंट्स लोग को लाइफ टाइम ख्याल रखना पड़ता है। अगर पूरी तरह आपका पंप फंक्शन ठीक भी हो जाए और मान लीजिए अगर आपका हार्ट फेलियर में इनिशियली पंप बहुत खराब था, 20-30% था, बाद में इम्प्रूव होकर 60% भी आ गया, तो भी आपको फॉलोअप एटलीस्ट थोड़ा रखना चाहिए। मान लीजिए चलिए आप 3 महीने में ना भी जाना चाहो, 6 महीने में या 1 साल में भी एक बार जाओ, लेकिन एटलीस्ट कभी कभार आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि अगर कोई नया प्रॉब्लम खड़ी हो रही है तो उसे पहले डिटेक्ट किया जा सके और दोबारा प्रॉब्लम ना हो उसके लिए अप्रोप्रिएट जाँचें करवाई जा सके। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक्स है जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स करते हैं।
इसके अलावा भी और काफ़ी मिस्टेक्स है जिसको हम इस टॉपिक के सेकेंड वीडियो या सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।